नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 11th हिस्ट्री की एनसीईआरटी की सीरीज को। ये जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज है, इस सीरीज में हम क्या करें? इस सीरीज में हम आपके एनसीईआरटी बुक्स के चैप्टर्स को ईजी लैंग्वेज में आपके साथ शेयर करते हैं। अब ईजी लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स होती है उनका कंटेंट तो गजब का होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, बेस्ट बुक्स होती है, लेकिन उनकी लैंग्वेज कई बार थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, कई बार ज़्यादा सी डिफिकल्ट भी हो जाती है। और जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो बहुत सारे कंसेप्ट हमारे सर के ऊपर से चले जाते हैं, हमें ठीक से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। तो हम इस सीरीज में उस कंटेंट को, यानी जो आपकी बुक्स की लैंग्वेज है, उसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि आप ठीक तरीके से कंसेप्ट के ऊपर फोकस कर पाओ और आपके कंसेप्ट क्लियर हो पाए। ओके, दूसरा इश्यू क्या रहता है एनसीईआरटी बुक्स के साथ कि उसमें हिस्ट्री की अगर पर्टिकुलरली हम बात करें तो हिस्ट्री की बुक में कंटेंट को काफ़ी लंबा खींच दिया जाता है, चैप्टर काफ़ी लेंथी हो जाता है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं, बहुत सारी केस स्टडी वगैरह दे दी जाती है। अब उससे क्या होता है कि जैसे क्लास में भी अगर टीचर उस चैप्टर को करवा रहा है तो वो 20-25 डेज तक खींच जाता है, क्योंकि उसमें बीच में ब्रेक वगैरह भी आ जाते हैं। और वो चैप्टर जब लंबा खींच जाता है और ऊपर से अगर उसमें कनेक्टिविटी ना हो, वो स्टोरी मेथड से अगर ना करवाया जाए तो वो चैप्टर बोरिंग लगने लग जाएगा। बोरिंग लगने लग गया इसका मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो आपको वो कंसेप्ट और ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा, क्लियर होना तो दूर की बात है। ओके, तो हम यहाँ पर न केवल आपकी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करें बल्कि चैप्टर को भी समराइज करने की कोशिश करते हैं इस सीरीज में। समराइज करने का मतलब ये नहीं कि हम स्किप कर देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन उसको हम आपके लेवल के अकॉर्डिंग लेकर के आते हैं। कोशिश करते हैं कि आपके साथ वो सिग्नल ठीक से सेट हो जाए ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। अगर इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो सब कुछ आपको ईजी लगेगा। आज हम क्या करेंगे? आज का हमारा चैप्टर रहेगा क्लास 11th हिस्ट्री का 7th चैप्टर है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इस चैप्टर को हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर हमारा है ये 7th, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ओके, चैप्टर का कंटेंट क्या है ये समझ लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम 14th और 17th सेंचुरी में यूरोप के शहरों में, स्पेशली शहरों की बात करेंगे, शहरों में और समाज में जो बदलाव आए थे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि 14 to 17 सेंचुरी के बीच में यूरोप में, पार्टिकुलरली यूरोप में शहरों में, और यूरोप के अगर एक कंट्री की बात की जाए तो स्पेशली इटली के काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए गए, तो वहाँ पे बहुत सारे चेंज आए थे। वो क्या क्या चेंज आए थे उन सब चेंजेस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये जो चेंज आए थे उसको बोलते हैं पुनर्जागरण आंदोलन, यानी कि एक आंदोलन की तरह ये बदलाव आए थे। लेकिन ये स्प्रिंट रेस नहीं थी कि एकदम से बदलाव आ गए थे, ये मैराथन रेस थी। धीरे धीरे करके 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, यानी कि 14th, 15th, 16th, 17th, इन सेंचुरीज में वो चेंजेज आए थे। चाहे वो धर्म के क्षेत्र में बदलाव थे, समाज के क्षेत्र में बदलाव थे, कुरीतियों की समाप्ति हो गई थी, नए विचार फैल गए थे। ओके, साहित्य में बदलाव आए थे, वास्तुकला में बदलाव आए थे, नए शहर विकसित हुए थे, नए शहर समृद्ध हो गए थे, नए शहर ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। ओके, नए वाद विवाद की संस्कृति का जन्म हुआ था, चर्च का दबदबा कम हो गया था। तो ये जितने भी बदलाव आए थे उन सभी बदलावों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने बताया था कि इसको पुनर्जागरण आंदोलन कहा जाता है, तो ये पुनर्जागरण क्या है, ये शब्द हमें समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम समझते हैं कि पुनर्जागरण है क्या। तो जो पुनर्जागरण शब्द की अगर बात करें तो ये शब्द फ्रांसीसी शब्द रेनेसां से बना है। कौन सा शब्द है? रेनेसां। ओके, इस वर्ड का एग्जैक्ट तो मीनिंग होता है पुनर्जन्म। ओके, लेकिन यहाँ पे इसको क्या कहा गया है? इसको पुनर्जागरण कहा गया है। वैसे पुनर्जागरण का अर्थ फिर क्या हुआ? इसका अर्थ हो गया किसी चीज़ की नए सिरे से उत्पत्ति होना। ओके, नए सिरे से उत्पत्ति मतलब एक तरीके से दोबारा से प्रोडक्शन होना। ओके, तो यहाँ पे जो समाज में बदलाव हो रहे थे वो बदलाव वहीं की परंपराओं से वापस निकल रहे थे, इसलिए इसको पुनर्जागरण का नाम दिया गया था। ओके, और ये पूरा जो मूवमेंट चला था इसको पुनर्जागरण आंदोलन कहते हैं। तो पुनर्जागरण शब्द है, उसकी उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के शब्द रेनेसां से हुई है, जिसका अर्थ होता है पुनर्जन्म होना। और ये पुनर्जागरण था वहाँ यूरोप में होने वाले प्रतीकों का, परिवर्तनों का प्रतीक था, यानी कि जो भी बदलाव आ रहे थे उनका ये प्रतीक था। मध्यकाल में जो यूरोपीय समाज में आडंबर बहुत ज़्यादा थे, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा फैल गए थे, जैसे धर्म के नाम पे अंधविश्वास हो रहे थे, सामाजिक परंपराओं के नाम पर अंधविश्वास हो रहे थे, और उसमें जो आम जनता थी उनको दबाया जाता था। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था
कि जो थर्ड स्टेट थे उनके लोगों के ऊपर सब कुछ थोपा जा रहा था। सेकंड और फर्स्ट स्टेट के मजे थे, चर्च के अपने मजे थे। तो वो जो अंधविश्वास, जो आडंबर आ गए थे, जो फालतू के रीति रिवाज आ गए थे, वो रीति रिवाजों को यहाँ पे इस आंदोलन में टाटा बाय बाय बोल दिया गया था। इसके स्थान पे व्यक्तिवाद यानी कि मानवतावाद थी, उसकी शुरुआत हो चुकी थी। भौतिकवाद की शुरुआत हो चुकी थी कि भाई प्रैक्टिकल सोचना है, हेल और हेवन के बारे में सोचिए, लेकिन वो बाद में सोचिए, प्रैक्टिकल प्रोग्रेस के बारे में भी सोचना है। स्वतंत्रता की भावना है, इसकी शुरुआत हो गई थी। नई आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। राष्ट्रवाद, इसकी लो भी जलनी शुरू हो गई थी, यानी कि लोगों ने समझना शुरू कर दिया था कि ये देश है और उससे हम जुड़े हुए हैं। तो ये सारे बदलाव आए थे, उन सभी बदलावों को पुनर्जागरण का नाम दिया गया था और इस पूरे पीरियड को पुनर्जागरण का पीरियड, पुनर्जागरण का काल या पुनर्जागरण आंदोलन का काल कहा गया था। इस समय में लोगों में समानता की भावना पैदा हुई थी पूरे यूरोप में, और समाज में जो अंधविश्वास थे, जो फालतू के रीति रिवाज थे, उनके ऊपर हमला किया गया था। और साथ ही साथ लोगों की जो सोच थी उसमें बदलाव हुआ था। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, लोगों की जो सोच थी उसमें बदलाव आया था। किसके कारण? साहित्य के कारण। नए नए साहित्य लिखे गए थे, नए नए दार्शनिक विचार निकल के आए थे। इससे लोगों की सोच बदल गई थी और इस सोच ने पूरी यूरोप को बदल दिया था और बाद में यूरोप ने पूरी दुनिया को बदल दिया था। तो ये सब कुछ कहलाया पुनर्जागरण। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि कहाँ पर क्या क्या बदलाव आए थे। सबसे पहले हम बात करेंगे इटली के शहरों की, क्योंकि यूरोप में बदलाव शुरू हुए थे शहरों में, और शहरों में सबसे पहले बदलाव शुरू हुए थे इटली में। इटली के देखिए कि जब शुरुआत होती है 14वीं सदी की, तो वहाँ पे इटली के हालात अच्छे नहीं थे। पश्चिमी यूरोप, जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था, उसके पतन के बाद, यानी कि उसके द एंड के बाद क्या हुआ, उसके द एंड के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र थे, उनका विनाश हो गया, यानी कि उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, वो लेस इंपॉर्टेंट बन गए। धीरे धीरे वो पीछे रह गए, आर्थिक विकास में पीछे रह गए, राजनीतिक केंद्र तो वो रहे ही नहीं थे। ओके, धीरे धीरे वो पिछड़ते चले गए। अब यूरोप में क्या हो रहा था, पश्चिमी यूरोप के जो क्षेत्र थे वो सामंती संबंधों के कारण उनमें बदलाव आ रहा था। साथ साथ लैटिन चर्च का प्रभाव था, उसके कारण उनका एकीकरण भी हुआ था। यानी कि पश्चिमी यूरोप की अगर बात करें तो वहाँ पे लैटिन चर्च के कारण वो उनमें एकीकरण स्थापित हो रहा था, एक जैसा सिस्टम बनता जा रहा था। यानी कि ये थोड़ा थोड़ा बदलाव इस समय में दिख रहा था। पूर्वी यूरोप की बात करें तो वहाँ पे बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में यहाँ पे भी बदलाव हो रहे थे। साथ साथ पश्चिम की अगर बात करें, पश्चिमी एशिया की अगर बात करें तो वहाँ पे इस्लाम के कारण एक साझी सभ्यता का निर्माण भी हो रहा था। यानी कि वहाँ पर भी, जो यूरोप के पास लगता इलाका है, वहाँ पर भी बदलाव आ रहे थे। और उस समय इटली का क्या हालात थे? इटली एक कमजोर देश था जो अनेक टुकड़ों में बंटा हुआ था। यानी कि एक समय में इटली जो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था, वो इस समय में लगभग जीरो पे आ चुका था, अर्श से फर्श पे आ चुका था। लेकिन यहाँ पर इटली ने एक नई कहानी लिखनी शुरू की। कैसी कहानी लिखनी शुरू की कि धीरे धीरे उसका दोबारा से एक महत्वपूर्ण स्थान बनना शुरू हो गया था। वो स्थान बनना कैसे शुरू हुआ? वो व्यापार के साथ शुरू हुआ था इस काल में। यानी कि ये पुनर्जागरण का काल था ना, तो यहाँ से इस पीरियड में सबसे महत्वपूर्ण जो शहर विकसित हुए थे वो इटली के ही विकसित हुए थे। कैसे विकसित हुए कि बाइजेंटाइन जो साम्राज्य था पूर्वी यूरोप में, ठीक रूस के साथ लगते यूरोप में, वहाँ पे, यानी कि अगर हम इस पूरे को हम यूरोप मान लें तो इस वाला जो पार्ट था यहाँ पे बाइजेंटाइन साम्राज्य था और यहाँ पे लैटिन चर्च का दबदबा था। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे इस्लामिक साम्राज्य था, वो डेवलप हो रहा था, जिसके कारण एक नई सभ्यता विकसित हो रही थी। तो यहाँ पर जो बाइजेंटाइन साम्राज्य है और यहाँ पर जो इस्लामिक साम्राज्य नीचे की साइड में, तो उनके बीच में व्यापार बढ़े। और व्यापार जो बढ़ने का फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे जो इटली थी, इटली को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि ये व्यापार था वो इटली के तटवर्ती बंदरगाहों से होकर के होता था। तो उसकी जो कोस्टल बंदरगाहें थी वो दोबारा से पुनर्जीवित हो गई। ओके, दोबारा से उनकी सांसें चलने लग गई थी, दोबारा से वो विकसित होने शुरू हो गई थी। ओके, यानी कि ये फायदा हुआ जब बाइजेंटाइन साम्राज्य है और इस्लामिक जो देश है उनके बीच में व्यापार बढ़ा। अब एक और बदलाव आ गया। दूसरा बदलाव क्या आया कि 12वीं शताब्दी से मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार शुरू कर दिया। रेशम मार्ग जो बहुत पुराना था, लेकिन उस वक्त शुरुआत में व्यापार रेशम का होता था। अब जो मंगोलों के अधीन जब चीनी साम्राज्य था तो उसमें रेशम मार्ग से और भी बहुत सारी वस्तुओं का व्यापार शुरू हो गया, यानी कि रेशम मार्ग मतलब सिल्क रूट से। ठीक, अब इससे क्या हुआ कि जो चाइना और पश्चिमी यूरोप के देश है उसके बीच में व्यापार को बढ़ावा मिला। और ये व्यापार कहाँ से होता था? ये भी इटली के नगरों से होकर के होता था। यानी कि अगेन इटली की जो अर्बन एरिया था, जो शहर थे, इंपॉर्टेंट जो सिटी सेंटर थे, वो दोबारा से डेवलप होने शुरू हो गए थे। उनके दिन दोबारा से अच्छे आ गए थे।
रेशम मार्ग की खोज से अब इटली के नगर अपने आप को एक शक्तिशाली साम्राज्य के अंग के रूप में नहीं, बल्कि खुद को एक स्वतंत्र नगर राज्यों के रूप में देखने लगे थे। यानी कि खुद का अपना एक सिस्टम था, वहाँ पे धनाढ़ लोग रहते थे, खुद की सुरक्षा व्यवस्था का वो प्रबंध कर सकते थे। यानी कि सब कुछ बदल गया इटली के शहरों में। तो ये एक बड़ा बदलाव था जो पहले नहीं देखा गया था कि क्या शहर भी इतने शक्तिशाली हो सकते हैं, क्या शहर भी किसी देश की इकोनॉमी को प्रभावित कर सकते हैं। वो प्रभाव पड़ रहा था और वो देखा गया प्रभाव सबसे पहले इटली के शहर में। चलिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये रेशम मार्ग कौन से थे। रेशम मार्ग की अगर बात करें तो ये जो सिल्क रूट थे, ये इस प्रकार के मार्ग थे जो एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते थे। मान लीजिए कि यहाँ पे चाइना है, तो चाइना से कई सारे रूट निकलते थे। एक रूट था वो यूरोप की तरफ जाता था, एक रूट अफ्रीका की तरफ जाता था, एक पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी की तरफ जाता था। इस टाइप से कई सारे रूट निकलते थे। ये सिल्क रूट कहलाते थे क्योंकि मुख्य तौर पे यहाँ से सिल्क का व्यापार होता था। तो ऐसे मार्ग हालांकि बहुत पहले से, ईसा पूर्व के समय से हमारे सामने आ चुके थे और सबसे पहले सिर्फ रेशम का ही व्यापार होता था, सिल्क का, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब मंगोलों ने सैन्य अभियानों के बाद यहाँ पे कब्जा कर लिया, अपने साम्राज्य को विकसित कर लिया, तो उन्होंने व्यापारिक संबंध थे वो मजबूत किए। ओके, और जो मजबूत किए तो वो व्यापारिक संबंध किनके साथ? अफ्रीकन देशों के साथ, यूरोपीय देशों के साथ, अरब के देशों के साथ। ओके, जो भूमध्य सागर के आसपास के देश थे उनके साथ व्यापारों को उन्होंने मजबूत किया। और ये मार्ग जो थे, ये मार्ग मंगोल में यानी कि चीन होकर के उत्तर में मंगोलिया की तरफ और यहाँ पे कराकोरम तक। कराकोरम कहाँ जाता है? ये पूर्वी चाइना में आ जाता है, यानी कि यूरोप और कोरिया की साइड में आ जाता है। तो वहाँ से ये अंदर तक ये फैला हुआ था। तो ये जो रेशम के मार्ग थे जब विकसित हुए, दोबारा से व्यापार बढ़ा, तो सबसे ज़्यादा फायदा इटली के शहरों को हुआ। इटली के जैसे कुछ प्रसिद्ध शहरों की बात करें उस समय की, तो वो थे वेनिस और जेनेवा। ओके, यहाँ पे धनी व्यापारी और अभिजात वर्ग के लोग थे, वो रहते थे, जो शासन में भी सक्रिय थे और उनमें नागरिकता की भी फीलिंग आने लगे थे। उनको लगने लग गया था कि हम वेनिस के निवासी, हम जेनेवा के निवासी हैं। उन्हें लगता था कि हम सब एक हैं। उन्हें लगता था कि जेनेवा अपना शहर है तो उसके लिए हमें कुछ कर गुजरना है, हमें कुछ करना है। तो ये राष्ट्रवाद की भावना है, उसकी लो भी यहाँ से जलनी शुरू हो गई थी। तो ये पहले बदलाव आने शुरू हुए थे कब? इस पीरियड में 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में। तो ये शहरों में बदलाव थे। ये शहरों में बदलाव का एग्जाम्पल हमने इटली का दिया। इसी प्रकार के बदलाव थे वो बाकी देशों में भी दिखाई दे रहे थे। ओके, तो ये था पुनर्जागरण का पहला प्रभाव, यानी कि इसमें क्या कुछ बदल रहा था। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे बदलाव की कि क्या कुछ बदल रहा था इस काल में। वो था विश्वविद्यालय। ओके, विश्वविद्यालय डेवलप होने शुरू हो गए थे और विश्वविद्यालय में दूसरी चीज जो बदली थी वो थी मानवतावाद का अध्ययन किया जाने लग गया था। ओके, मानव केंद्र में आ गया था। पहले क्या होता था? यूनिवर्सिटीज नहीं होती थी, इक्का दुक्का यूनिवर्सिटीज होती थी, विश्वविद्यालय जिनको नाम दिया जाता था, उसमें धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता था, उन्हीं को ही लिखा जाता था, उन्हीं का अनुवाद किया जाता था, मानव की बात नहीं होती थी। लेकिन अब ये बदलाव भी आया कि यूरोप में सबसे पहले जो विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वो इटली के शहरों में ही डेवलप हुए थे। जैसे 11वीं शताब्दी में दो शहरों में विश्वविद्यालय डेवलप हुए थे, एक तो पादुआ में और दूसरा बोलोनिया में। कौन से? पादुआ और बोलोनिया में। ठीक, 11वीं शताब्दी में बहुत पहले विकसित हो गए थे। लेकिन यहाँ पे ये कैसे विकसित हुए? धार्मिक कारणों से नहीं विकसित हुए थे। पहले जितने भी हमारे विश्वविद्यालय आप हिस्ट्री में पढ़ोगे वो रिलीजियस पर्पज से डेवलप होते थे। जहाँ पे ये विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र के तौर पे डेवलप हुए थे। विधि शास्त्र मतलब लॉ की स्टडी, ओके, कानून की पढ़ाई, उसके लिए डेवलप हुए थे। इसका कारण क्या था? इसके पीछे भी एक लॉजिक था। कारण ये था कि इटली के जो शहर थे वहाँ पे मुख्य तौर पे व्यापार और वाणिज्य संबंधी कार्य किए जाते थे। तो इसलिए यहाँ पे वकील या नोटरी वगैरह की ज़्यादा डिमांड रहती थी। इसलिए यहाँ पे वकील और नोटरी की डिमांड के कारण यहाँ पर विधि शास्त्र यानी कि कानून की पढ़ाई या कानून, लॉ की स्टडी ही मुख्य तौर पे करवाई जाती थी। लेकिन बदलाव तो हुआ ना, यूनिवर्सिटीज आई और नए टॉपिक को लेकर के आई। ऐसे ही कानून के अध्ययन में एक बदलाव भी आ गया। बदलाव क्या आया कि इसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा। यानी कि रोमन कल्चर है उससे जोड़ दिया गया कि ये कानून ये नहीं कि सिर्फ हम धार्मिक ग्रंथों के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, बल्कि रोमन कल्चर, आसपास की कल्चर है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। और इसकी शुरुआत की थी फ्रांचेस्को पेटार्क ने। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया था कि प्राचीन यूनानी और रोमन जो लेखक हैं उनकी रचनाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए अगर हमें विधि शास्त्र को, अगर हमें लॉ को ठीक से समझना है और लॉ को ठीक से इस एरिया में अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि ये भी एक बदलाव आया कि अब कल्चर है वो किसका पार्ट बन गई? वो अध्ययन का क्षेत्र बन गई थी। यानी कि कल्चर को पढ़ा जाने लग गया था। कौन सी कल्चर को? रोमन संस्कृति को, यूनानी संस्कृति है उसको पढ़ा जाने लग गया था।
इसके साथ साथ एक और बदलाव आया। बदलाव क्या आया कि जैसे 15वीं शताब्दी थी तो उसके शुरुआत में मानवतावादी शब्द का प्रयोग था, वो किन के लिए किया जाता था? वो किया जाता था उन टीचर्स के लिए जो व्याकरण पढ़ाते थे, अलंकार वगैरह पढ़ाते थे, कविता, हिस्ट्री यानी कि इतिहास पढ़ाते थे, या मॉरल एजुकेशन या नीति शास्त्र पढ़ाते थे। उनको बोलते थे कि मानवतावादी, यानी कि मानव से जुड़े हुए विषयों को पढ़ाते हैं। और ये विषय धार्मिक नहीं होते थे, बल्कि ये स्किल सब्जेक्ट थे। किस कौशल के ऊपर जोर देते थे? ये सब्जेक्ट उनको पढ़ाया जाता कि कोई व्यक्ति चर्चा, वाद विवाद वगैरह ठीक से कर पाए, लॉजिकल एबिलिटी उसकी डेवलप हो पाए। ठीक, इन क्रांतिकारी विचारों ने अनेक विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया। अब क्या हुआ? एक बदलाव ये आया, यूनिवर्सिटी तो सेटअप हुई। अब ये हुआ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इस प्रकार के सब्जेक्ट के ऊपर भी फोकस किया जाने लगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि मानव के विकास के लिए ज़रूरी है। ओके, मानव के विकास के लिए तर्कशास्त्र जरूरी है, मानव के विकास के लिए लॉजिक होना जरूरी है। तो ये बदलाव भी बड़ा बदलाव था इस पीरियड में कि अब मानव के विकास के ऊपर ध्यान दिया जाने लग गया था यूनिवर्सिटीज़ में। उनकी भी जो अप्रोच थी उस अप्रोच में बदलाव आ गया था। जैसे यहाँ पे देखिए एक फ्लोरेंस है, वो भी धीरे धीरे बाद में एक यूनिवर्सिटी के तौर पे डेवलप हो गया, और ये इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाने लग गए थे। यानी कि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग रहते थे, धार्मिक तौर पे नहीं। इंटेलेक्चुअल मतलब जहाँ पे दर्शन की बात की जाती थी, जहाँ पे लॉजिक की बात की जाती थी, जहाँ पर समय से आगे की बात की जाती थी। तो इस तरीके से इस प्रकार के अध्ययन को भी बढ़ावा मिला, यानी कि सोच कैसी हो गई? वो मानवतावादी हो गई थी, यानी कि मानव है वो अध्ययन के केंद्र में आ गया था। तो ये भी एक बड़ा बदलाव आया था इस पुनर्जागरण के काल में। फ्लोरेंस नगर को अगर बात की जाए तो वहाँ पे दांते अलिघिरी लेखक हुए और जोटो कलाकार हुए। उनके कारण ये शहर ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है, क्योंकि ये इसी शहर से, इसी सिटी से बिलोंग करते थे। तो ये देखिए कि किस तरीके के बदलाव आ रहे थे यूरोप में 14वीं और 17वीं शताब्दी में। उसके बाद एक और चीज़, यानी कि हम बहुत सारे बदलावों की बात करने वाले हैं। तीसरी चीज़ जो बदली, वो बदली इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। ओके, मानवतावादी दृष्टिकोण मतलब अब जो हिस्ट्री को पढ़ा जाता था वो मानव के चश्मे से पढ़ा जाने लग गया। अब देखिए पहले क्या था मानवतावादी भी मानते थे कि रोमन साम्राज्य जो उनका गोल्डन पीरियड था, उसके बाद अंधकार के युग की शुरुआत हो गई थी। यानी कि गोल्डन पीरियड के बाद यूरोप में सब कुछ गड़बड़ हो गया था, नए मतलब कुरीतियाँ आ गई थी, अंधविश्वास आ गया था, आर्थिक तौर पे यूरोप पिछड़ गया था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी माना कि 14वीं शताब्दी के बाद चेंज का पीरियड आया, यानी कि उनके लिए अच्छे दिन आ गए, यानी कि नए युग की शुरुआत हुई थी। ये सभी मानते थे। अब मानवतावादियों का तर्क था कि मध्य युग में चर्च ने जो लोग थे वहाँ की, अंधकार का पीरियड क्यों आया? अंधकार के पीरियड का कारण यह था कि जो चर्च थे उन्होंने उन लोगों की सोच को जकड़ लिया था, सोच को ब्लॉक कर दिया था। यानी कि यूनान रोमनवासी थे वो अपने नॉलेज को भूल गए थे, अपने मन मस्तिष्क से उन्होंने निकाल दिया था, यानी कि वो इलॉजिकल हो गए थे। लॉजिक की तरफ न जा करके वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास करने लगे थे। तो मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया कि आधुनिक शब्द का अर्थ ये कि इतिहास या वर्तमान की अगर हमें व्याख्या करनी है तो उसमें मानव केंद्र में होना चाहिए, न कि कोई संस्था, न कि कोई अकेली विचारधारा। तो ये बदलाव आया इतिहास के अध्ययन में कि अब जो इतिहास का अध्ययन किया जाता था उसमें अध्ययन में ये देखा जाता था कि मध्यकाल में क्या क्या बदलाव आए थे मानव के दृष्टिकोण से, उससे पहले समाज कैसा था और उसके बाद समाज में क्या बदलाव आ रहे हैं। तो जो इतिहास को पढ़ने का दृष्टिकोण है उसमें भी चेंज आए। पहले इतिहास का मतलब ये था कि जो कुछ हुआ बस उसका वर्णन करना है, लॉजिक नहीं लगाया जाता, उसमें भी लॉजिक को शामिल किया गया। तो पुनर्जागरण में ये भी बदलाव आया, यानी कि हिस्ट्री को पढ़ने का जो तरीका था, मेथड जो था, उसमें चेंज देखने को हमें मिले। उसके बाद विज्ञान और दर्शन की अगर बात करें, अगर हम बात करें यहाँ पे साइंस की बात करें, फिलोसफी की, तो उसमें भी बदलाव आए। और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो था वो अरेबियन जो फिलोसफर थे, अरेबियन जो राइटर थे, अरेबियन जो स्कॉलर्स थे, उनका योगदान रहा था। तो इसमें क्या क्या बदलाव आए, चलिए उनको भी समझते हैं। तो मध्यकाल में क्या हुआ, जो ईसाई चर्च और मठ के विद्वान थे वो यूनानी और रोमन साम्राज्य की कृतियों से परिचित थे। यानी कि जो कुछ भी यूनानियों ने लिखा, जो कुछ भी रोमन ने लिखा, तो उनसे वो परिचित थे, लेकिन उनका प्रचार प्रसार उन्होंने नहीं किया था। यानी कि मध्यकाल में जो ईसाई चर्च या मठों के विद्वान थे उन्हें ये पता था कि इन्हीं टॉपिक के ऊपर यूनानी या रोमन है, उन्होंने बहुत अच्छे से कंटेंट को लिखा, बहुत अच्छे से बुक्स को लिखा, लेकिन उनका प्रचार प्रसार उन्होंने नहीं किया था, जानबूझ के ऐसा किया था। 14वीं शताब्दी में जब बदलाव शुरू हुआ तो क्या हुआ कि अनेक जो विद्वान थे उन्होंने प्लेटो और अरस्तु हैं, प्लूटो और अरस्तु की बात करें तो उनके ग्रंथों को उन्होंने ट्रांसलेट किया था, अनुवाद किया था, अनुवाद करके उनको पढ़ना शुरू कर दिया।
इसके लिए वे यूरोपीय विद्वानों के नहीं बल्कि अरबी जो अनुवादक थे उनके ऋणी थे। क्यों? क्योंकि इन्हीं अरबी जो अनुवादक थे उन्होंने ही उनका ट्रांसलेशन किया था। ओके, यानी कि उन्होंने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण किया था, उनको प्रिजर्व किया था और उनका अनुवाद किया था। तो जब ये बुक्स आई ट्रांसलेशन के बाद यूरोपियंस के पास पहुंची तो एक बड़ा बदलाव लेकर के आए, यानी कि जो सोच थी वो ज़्यादा साइंटिफिक सोच को लेकर के आए। उनका जो दर्शन था उसमें भी बदलाव आए। अरबी भाषा में प्लेटो का जो प्लेटो है उनको अफलातून कहा गया था और एरिस्टोटल को अरस्तु के नाम से पुकारा गया था। टोलमी के अलमजेस्ट के अरबी जो अनुवाद है उसमें उपपद अल का भी उल्लेख किया गया, जो कि ये बताता है कि यूनानी और अरबी जो भाषा थी उनमें आपस में कोई ना कोई संबंध रहा है। यानी कि ये जो भी बदलाव आ रहे थे साइंस में, जो बदलाव आ रहे थे दर्शन में, तो उसमें अरब के जो निवासी थे उनका योगदान था। उनका योगदान कैसे था कि जो पहले अरस्तु की बात करें, प्लेटो की बात करें, तो उनके लिखे हुए जो भी ग्रंथ थे उनका ट्रांसलेशन जो था वो अरब के विद्वानों ने किया था। मुस्लिम लेखकों की बात करें तो जिन्होंने जिनको इटली में ज्ञानी माना जाता था, जैसे कि अरबी के हकीम हो गए और मध्य एशिया के दार्शनिक इब्न सीना हो गए, आयुर्विज्ञान के विश्वकोश के लेखक अल राजी हो गए। तो इनकी पुस्तकों को भी ट्रांसलेट भी किया गया और एक तरीके से नए ज्ञान का आधार भी बना गया। ऐसे ही स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रुश्द ने दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के मध्य में जो तनावों को दूर करने की कोशिश की थी। यानी कि यहाँ पे देखिए स्पेन के अरबी दार्शनिक हुए इब्न रुश्द, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी नई एक सोच को डेवलप किया। उन्होंने ये कहा कि जो दार्शनिक ज्ञान है और धार्मिक विश्वास है, कि आमतौर पर यह माना जाता था कि धार्मिक विश्वास है वो जैसे हैं वैसे के वैसे रहने चाहिए, लेकिन उनके बीच में उन्होंने तनाव को दूर करने की कोशिश की थी कि क्या सही है क्या गलत है, और अगर कोई सही विचार है तो इस विचार को कैसे अपनाया जा सकता है, और जो कुरीतियाँ तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। यानी कि वो एक नए तरीके से धार्मिक सुधार की शुरुआत करने की उन्होंने कोशिश की थी। उन्होंने उस विचारधारा को बदलने की कोशिश की थी। तो ये बदलाव आ रहे थे कहाँ पे, जो विज्ञान की बात करें, दर्शन की बात करें, तो उनमें बदलाव आए थे इस समाज में, इस पीरियड में बदलाव आए थे। तो यहाँ पे आपको क्या समझना, आपको ज़्यादा कुछ डीपली नहीं जाना है, आपको ये समझना है कि 14वीं से 17वीं शताब्दी में दर्शन में भी बदलाव आए थे। और वो बदलाव कैसे आए थे कि ऐसा नहीं कि इस दौर में नई पुस्तकें लिखी गई थी, बल्कि जो पहले की पुस्तकें लिखी हुई थी उनका ट्रांसलेशन हुआ था, उनका अनुवाद हुआ था, और वो ज्ञान इस पीरियड में लोगों तक पहुँचा था। और लोगों तक पहुँचने के साथ साथ उनकी जो सोच थी, जो उनका दृष्टिकोण था, उसमें बदलाव आना शुरू हो गया था। मानवतावादी अपनी बातों को लोगों को तरह तरह से पहुंचाने लगे थे इस काल में। यद्यपि विश्वविद्यालयों में कानून, आयुर्विज्ञान या धर्मशास्त्र का दबदबा बना रहा था, फिर भी मानवतावादी जो विषय थे वो भी धीरे धीरे स्कूलों में बढ़ने लगे थे इस काल के दौरान। तो इस तरीके से यानी कि साइंस है, दर्शन है, वो विषय थे वो भी समाज से जुड़ गए थे। तो ये उनमें भी विषयों में भी हम कह सकते हैं बदलाव का काल था, पुनर्जागरण का जो काल था ये। उसके बाद हम बात करेंगे कलाकार और यथार्थवाद। यहाँ पर भी बदलाव आया था। जो कलाकार थे वो ज़्यादा यथार्थवादी हो गए थे, यानी कि पहले जो कलाकार थे उनकी कलाकृतियाँ जो होती थी वो काल्पनिक ज़्यादा होती थी, हमारे आसपास के जीवन से जुड़ी हुई नहीं होती थी। अब इस पीरियड में मानवतावादी विचारों को फैलाने में, मानवतावादी विचार फैल रहे थे ना कि इनकी केंद्र में मानव रहना चाहिए, मानव के विषय में बात की जाए, मानव के लिए अच्छी है तो वो अच्छी है और मानव के लिए अच्छी नहीं है तो वो बुरी है, ये विषय यानी इस तरीके से सब कुछ पढ़ाया जाने लग गया था। अब इसमें क्या हुआ कि मानवतावादी विचार जो फैल रहे थे, प्रचार प्रसार जो हो रहा था, उसमें औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त कला, वास्तुकला और ग्रंथों का योगदान रहा था। यानी कि ग्रंथों से भी ये विचारधारा फैली थी, वास्तुकला से भी ये विचारधारा फैली थी जिनकी हम बात आगे करने वाले हैं, और कला से भी विचारधारा फैली थी। जैसे रोमन साम्राज्य के पतन के हजारों वर्ष बाद भी क्या हुआ कि जो प्राचीन रोम और उसके उजड़े नगर थे उनसे कलात्मक मूर्तियां प्राप्त हुई थी, उनका अध्ययन किया गया, और 1416 में दोनातलो ने सजीव मूर्तियां बना करके एक नई परंपरा भी स्थापित की थी। और इसमें क्या था कि इससे प्रेरणा लेकर के अनेक कलाकारों द्वारा हूबहू मूल आकृति जैसी मूर्तियों को बनाया गया। हालांकि ये जो मूर्तियां बननी शुरू हुई थी, क्योंकि जो प्राचीन रोमन या उजड़े खंडहर थे वहाँ से जो कलात्मक मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी उसमें उन्होंने देखा कि वो आम जीवन से जुड़ी हुई थी, आम जीवन में कुछ न कुछ वो संदेश दे रही थी, यानी कि वो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई मूर्तियाँ थी।
तो इसी प्रकार की 1416 यानी कि 14वीं शताब्दी के बाद की बात की जाए तो उसके बाद इसी प्रकार की मूर्तियों को बनाया गया जो यथार्थ के जीवन से जुड़ी होती थी। जैसे लियोनार्डो द विंची की अगर बात करें तो एक चर्चित कलाकार हैं इसी काल के। उनकी अभिरुचि वो वनस्पति विज्ञान में भी रही है, शरीर रचना विज्ञान में भी रही है, मैथमेटिक्स में भी रही है, आर्ट में भी रही है, और उन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सफ़र जैसे विश्व प्रसिद्ध चित्रों का निर्माण किया है। वो चित्र कहीं ना कहीं मानवतावादी सोच को दर्शाते हैं, ओके, यानी कि यथार्थवादी सोच को दर्शाते हैं। इटली के चित्रकारों की अगर बात करें तो उन्होंने भी मूर्तिकारों की तरह यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की, जैसे शरीर रचना विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी, सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना, इस प्रकार की जो चीज़ें थी इटली की कला में देखी जाती है, जिनको हम यथार्थवाद कहते हैं, ओके। यानी कि ये भी बदलाव आया कि अब जो कला थी वो भी यथार्थवादी हो गई थी, प्रैक्टिकल हो गई थी, जिसमें आम जीवन की झलक देखी जा सकती है, आम व्यक्ति की हार्डशिप को देखा जा सकता है, जिसमें उस समय में घटित हो रही घटनाओं को देखा जा सकता है, जिसमें अगर अलौकिक चीज़ें दिखाई गई थी तो उसको भी आम लोगों से जोड़ा गया था, ओके। तो ये भी एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा था 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में इस पुनर्जागरण के काल में, ओके। तो ये हमने समझा कि कैसे कला में भी बदलाव आ रहा था इस पीरियड में। अब हम बात करेंगे वास्तुकला की। अब वास्तुकला है, भवन निर्माण कला है, तो वहाँ पर भी बदलाव देखने को मिले कि जो पुरातत्वविद है उनकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे रोम नगर के जब अवशेषों का उत्खनन किया गया था, उनको खोदा गया था, बाहर निकाला गया, तो इसमें वास्तुकला की एक नई शैली को प्रोत्साहित किया गया। जो प्राचीन शैली थी उसको दोबारा से अपनाया गया, जिसको शास्त्रीय शैली कहा गया। इटली में जो चित्रकार और शिल्पकार थे उन्होंने भवनों को लेप चित्रों, मूर्तियों और उभरे चित्रों से सुसज्जित किया, क्योंकि ऐसी परंपरा पहले रही थी। यानी कि ये बदलाव दोबारा से आना शुरू हो गया कि अब जो भवन थे उनकी जो वास्तुकला थी उसमें दोबारा से चित्रों, मूर्तियों और उभरे हुए चित्रों के स्थान आ गया था, दोबारा से उनको यूज करना शुरू कर दिया था। ऐसे माइकल एंजेलो एक कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार थे। उसने पोप के सिस्टीन चैपल के भीतरी छत में लेप चित्र, दी पाइटा की नामक एक प्रतिमा, सेंट पीटर गिरजे के गुंबद का डिजाइन बनाया था। और यानी कि ये जो बदलाव थे, जो बदलाव हम बार बार बात करें कि बदलाव आ रहे थे, ये बदलाव यहाँ पर भी आए थे। यानी जिस तरीके से भवनों को बनाया जा रहा था, जिस तरीके से जो चर्चेज को बनाया जा रहा था, जिस तरीके से नई बिल्डिंगों को बनाया जा रहा था, तो उनमें भी वो चेंज आने शुरू हो गए थे। यानी परंपरागत जो चीज़ें थी रोमन साम्राज्य में थी, वो वस्तुएं, वो डिज़ाइन, वो कला वापस आनी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर भी पुनर्जागरण का असर दिखाई दे रहा था। उसके बाद बात करेंगे कि और कौन से क्षेत्र थे जहाँ पर पुनर्जागरण का प्रभाव दिखाई दिया। तो उसमें एक बड़ा बदलाव आया था, वो मुद्रित पुस्तकों के साथ आया था, ओके। मुद्रण क्या है? मुद्रण मतलब प्रिंटिंग। जैसे कि आपके पास हाथ में आप बुक होगी, ये बुक क्या है? ये प्रिंटेड है ना। आप मार्केट में जाते हो, नोटबुक्स लेकर के आ जाते हो, सुबह सुबह आप देखते हो न्यूज़पेपर आता है, वो प्रिंटेड होता है। सबसे पहले ये प्रिंटेड बुक्स नहीं होती थी। कैसे होता था? एक तरीके से हाथों से लिखा जाता था। यानी कि चाहे तो पहले पेड़ों के पत्तों के ऊपर लिखा जाता था, उसके बाद कागज़ का आविष्कार हुआ, कागज़ के ऊपर हाथों से लिखा जाता था। फोटोकॉपी कैसे होती थी? ये एक व्यक्ति बोलता था और बाकी कई सारे लोग बैठ करके उसको लिखते थे। अब जो उससे पहले का जो काल था, यानी कि जब लिखा जाता उसको बोला जाता था पांडुलिपि, ठीक। अब जो पांडुलिपि थी उसके साथ कई सारी समस्या जुड़ी होती थी। जैसे पांडुलिपि में एक तो छापा करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हाथ से लिखा जाता था। बड़ी धीमी गति से उसकी कॉपी तैयार की जाती थी, और वो कॉपियाँ आमतौर पे अक्सर फट जाती थी। आधी तो तभी फट जाती थी जब पूरी बुक लिखी जाती थी, ओके। लिखावट को समझने में समस्या आती थी, लिखावट एक जैसी नहीं रहती थी, पुस्तकें का प्रचार प्रसार कम था, पुस्तकें बहुत ज़्यादा महंगी होती थी, हर पुस्तक का डिज़ाइन अलग अलग होता था, हर जगह पे हर विषय पे पुस्तकें नहीं मिलती थी। बहुत सारी समस्या थी उन पांडुलिपियों की, क्योंकि वो हाथों से लिखी जाती थी ना, इसलिए महंगी भी थी, हर जगह उपलब्ध भी नहीं होती थी, और उनको रीप्रिंट करना भी बड़ा मुश्किल था, हर विषय के ऊपर अवेलेबल नहीं होती थी, लिखावट की भी समस्या रहती थी, और उनको प्रिजर्व करना, सुरक्षित रखना भी बड़ा मुश्किल होता था। ये समस्याएं थी। लेकिन उसमें बड़ा बदलाव क्या आया? बड़ा बदलाव आया, थोड़ा सा बदलाव आया जब तख्ती की छपाई की कला की शुरुआत हुई। यानी कि लगभग हम बात करें 12वीं शताब्दी के आसपास तख्ती की कला, जो छपाई की कला है, उसकी शुरुआत हो जाती है। हालांकि वो थोड़ा बदलाव था, लेकिन उतना बड़ा बदलाव नहीं था। सबसे बड़ा जो बदलाव आया मुद्रण संस्कृति में, वो आया जब 1455 में 1455 में जर्मन मूल के जोहान्स गुटेनबर्ग ने
जिनके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो कि जोहान्स गुटेनबर्ग है, उन्होंने पहले छापेखाने यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। कब? 1455 में। वो क्या थे? वो एक जर्मन विद्वान थे और बचपन से ही मतलब अपने व्यापारी पिता को देखते आ रहे थे और उनके घर में जैतून पेड़ने की मशीन थी। उस जैतून पेड़ने की मशीन को वो देखते आ रहे थे। उसी मशीन के आधार पे उन्होंने छापे खाने को तैयार किया था। पहला जो छापा खाना उन्होंने बनाया था उसमें जो अक्षर थे वो ऐसे ही बने हुए थे, यानी कि उनका फ़ॉन्ट का जो कह सकते पैटर्न कैसा था, जैसे हाथ की लिखाई का पैटर्न होता है वैसे ही होते थे और उससे आगे पीछे करके पुस्तकों को छापा जाता था। शुरुआत में हालांकि जो छपाई की स्पीड थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जैसे 1455 की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने बाइबल की प्रतियां छापी थी और शुरुआत में उन्होंने 3 वर्षों में लगभग 180 प्रतियों के आसपास पब्लिश की थी। कम थी, बहुत धीमी स्पीड थी, लेकिन फिर भी उस समय के हिसाब से बहुत तेज़ था कि कम से कम एटलीस्ट एक जैसी लिखाई रह रही थी और कुछ हद तक वो पब्लिश होनी शुरू हो गई थी। तो ये एक बड़ा आविष्कार माना गया। धीरे धीरे ये जो छापा खाना था इसमें इम्प्रूवमेंट होता गया, सुधार होता गया, रिफॉर्म्स होते गए और इससे क्या फ़ायदा हुआ कि अब पुस्तकें थी वो सस्ती होने शुरू हो गई। उनको रीप्रिंट आसानी से किया जा सकता, दोबारा से पब्लिश किया जा सकता था। अब पुस्तकें हर जगह उपलब्ध होनी शुरू हो गई, पुस्तकें हर विषय पे उपलब्ध होनी शुरू हो गई, हर कोने मोहल्ले पे मिल जाती थी, हर कोई व्यक्ति उसको खरीद सकता था क्योंकि ये सस्ती हो गई थी। तो एक बड़ी क्रांति आ गई थी इसके कारण, यानी कि अब मुद्रित जो पुस्तकें थी वो सैकड़ों पाठकों के साथ जल्दी से पहुंच सकती थी और पुस्तकें सस्ती भी हो गई थी। इसने क्रांति ला दी क्योंकि लोगों की सोच लॉजिकल होनी थी। क्यों हुई? क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार भी ज़्यादा हुआ जब पुस्तकें आ गई और पढ़ा लिखा वर्ग था वो अब अंधविश्वासी कम रह गया था, वो क्वेश्चन मार्क करने लग गया था, वो क्यों पूछने लग गया था, वो लॉजिकल बन गया था। तो ये बड़ा बदलाव आया इस पुनर्जागरण के काल में जिसने पूरे यूरोप को आगे चल करके बदल दिया था। 15वीं शताब्दी तक अनेक क्लासिकी ग्रंथों का भी मुद्रण इटली में हुआ था, क्योंकि शुरुआत इटली से हुई थी, बाद में पूरे यूरोप में ये इस प्रकार के छापे खाने हैं वो लगने शुरू हो गए थे। और सिर्फ ये नहीं कि क्लासिकी ग्रंथ बल्कि किसी भी विषय के ऊपर पुस्तकें थी अब वो मार्केट में अवेलेबल होनी शुरू हो गई थी। इससे भी मानवतावादी संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार तेजी से हुआ था क्योंकि नई पुस्तकें थी, नए जो विद्वान थे, जो शहरी युवा थे जो लिख रहे थे वो नई विचारधारा को लेकर के लिख रहे थे, तो विचारधारा का प्रचार प्रसार भी और ज़्यादा तेजी से हुआ। तो ये भी पुनर्जागरण में हुआ एक बड़ा बदलाव था यूरोपीय समाज में। ठीक, उसके बाद हम थोड़ा सा मानवतावाद को भी समझ लेते हैं कि ये मानवतावाद क्या था, इस दृष्टिकोण में क्या क्या लेकर के आए। तो इसके बारे में हालांकि हम पहले पढ़ते आ रहे हैं। मानवतावाद की बात करें तो ये लैटिन शब्द ह्यूमैनिटास है, उससे निकला है। इससे ह्यूमैनिटास से बना है ह्यूमैनिटीज़। ओके, ह्यूमैनिटीज़ बना है। ह्यूमैनिटीज़ है वो अंग्रेजी भाषा की ह्यूमनिज्म शब्द यानी कि मानवतावाद से उत्पत्ति हुई है, यानी कि लैटिन भाषा का शब्द है ह्यूमैनिटास, उससे बना ह्यूमैनिटीज़ और ह्यूमैनिटीज़ से इंग्लिश का शब्द बना ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावाद बना है। ओके, यह मानवतावाद क्या है कि मानवतावाद एक लाइफ की फिलॉसफी है, एक जीवन दर्शन है। इसमें मनुष्य और उसके लौकिक जीवन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि इसमें ये कहा जाता है कि जो मानव है और उसकी ये लाइफ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ें बाद की बात है। ओके, यानी कि मानव के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो उस विचारधारा को मानवतावाद कहा जाता है। मानवतावादी संस्कृति की विशेषता ये कि मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होने लग गया था, यानी कि मानवतावादी दृष्टिकोण ये कहता है कि मानव है वो स्वतंत्र है, धर्म उसे राह दिखा सकता है लेकिन धर्म उसे बाध्य नहीं कर सकता, धर्म उसके रास्तों को रोक नहीं सकता। ओके, राह दिखा सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, सिर्फ वो नहीं कि उसके ऊपर रोक लगा दे। मानवतावाद में अच्छे व्यवहार, प्यार से, विनम्रता से बोलने, पहनावे, मानसिक दक्षता यानी कि इन अच्छे व्यवहारों के ऊपर जोर दिया गया था कि ये होने चाहिए। वेनिस के मानवतावादी जो विचारक थे फ्रांसिस्को बार्बरो की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक, कौन सी पुस्तक, एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि संपत्ति जो प्राप्त करना है वो भी मानव का एक विशेष गुण है। यानी कि उन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण था वो प्रैक्टिकल था कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल चीज़ें होनी भी चाहिए। जैसे कि ये कहा जाता है कि प्रॉपर्टी, धन का क्या करोगे, धन तो यहीं रह जाना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस जीवन में धन की आवश्यकता है तो धन इकट्ठा करना बुरी बात नहीं है, अगर धन को इकट्ठा करा है तो भी उसका मानव का एक गुण माना जाए। ऐसे लोरेंजो वल्ला का विश्वास था कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्णतः जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि इतिहास का अध्ययन इसलिए ना किया जाए कि हमें जानकारी प्राप्त करनी है, सिर्फ इसलिए भी किया जाए कि हमें सीख मिले कि हम अपने जीवन को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, पीछे की गलतियों को कैसे हमें रिपीट नहीं करना। यानी
हर चीज़ को मानव के चश्मे से देखा जाने लगा था इस मानवतावादी विचारधारा के अंतर्गत। लोरेंजो वल्ला ने अपनी पुस्तक ऑन प्लेजर में भोग विलास पर ईसाई धर्म के द्वारा लगाई गई निषेध आज्ञा जो थी उसकी भी आलोचना की थी कि भोग विलास है, जो भी लाइफ है उस लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल है, ये भी शो है मस्ट कैरी ऑन कि वो जारी रहना चाहिए। ओके, तो ये सब कुछ बदलाव आए थे जो मानव को लेकर के दृष्टिकोण था उसमें इसी पीरियड के दौरान, यानी कि 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में। उसके बाद महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव आए? महिलाओं के जीवन में तो बड़े बदलाव नहीं आए, लेकिन उनकी सोच में जरूर बदलाव आए थे। क्या क्या बदलाव आए, चलिए उनको भी समझते हैं। महिलाओं की आकांक्षाएं, कि मध्यकालीन जो यूरोप था वहाँ के सार्वजनिक जीवन में अभिजात और संपन्न परिवार के पुरुषों का ही दबदबा रहता था। ओके, घर परिवार के संबंध में निर्णय भी वही लिया करते थे। उसमें लड़कों को शिक्षा दी जाती थी, कभी कभी छोटे लड़कों को धार्मिक कार्य हेतु चर्च को भी सौंप दिया जाता था। यानी कि इस सीन में, इस पिक्चर में महिलाएं कहीं नहीं थी। महिलाओं को अपने पति का कारोबार चलाने के संबंध में राय देने का अधिकार भी नहीं था, किसमें? जो संपन्न और अभिजात वर्ग के परिवार थे वहां पर। तो ये बीच में हो रहा था, यानी कि पुनर्जागरण से पहले ऐसे होता था। मध्ययुगीन यूरोपीय समाज में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित थी और उन्हें घर के परिवार की देखभाल करने वाले के रूप में उनको देखा जाता था। लेकिन थोड़ा थोड़ा बदलाव, अगर हम बात करें पुनर्जागरण के काल की, तो इसमें आना शुरू हो गया था। यहाँ पे व्यापारी जो परिवार थे उसमें स्थिति थोड़ी सी भिन्न हो रही थी। यहाँ पे महिलाएं व्यापार को पति की अब्सेंस में संभालती भी थी, चलाती भी थी। और उस काल की कुछ महिलाएं बौद्धिक रूप से बहुत क्रिएटिव भी थी और मानवतावादी शिक्षा के प्रति वो संवेदनशील भी थी। यानी कि वो चाहती थी कि जो नियम है, कायदे है, कानून है जो पुरुषों के ऊपर लागू होते हैं वही महिलाओं के ऊपर लागू होने चाहिए। जो स्वतंत्रता समानता की बात पुरुषों के लिए की जाती है वही महिलाओं के लिए की जानी चाहिए। जैसे वेनिस निवासी एक महिला कसांद्रा फेदेले हैं, उन्होंने लिखा था कि प्रत्येक महिला को समस्त प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए कि महिला के विकास के लिए बेहद आवश्यक है। ऐसे ही उस समय मंटवा राज्य की मार्चिसा इसाबेला दी इस्ते थी, उन्होंने अपने पति के अब्सेंस में राज्य पर शासन भी किया था। यानी कि इस प्रकार के एग्जाम्पल मिलने शुरू हो गए थे, यानी बदलाव यहाँ पर भी आ रहा था और यहाँ पर भी पुनर्जागरण का प्रभाव हम देख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि ईसाई धर्म में क्या बदलाव आए। तो ईसाई धर्म के अंतर्गत इस पुनर्जागरण के काल में काफ़ी सारे हो हल्ले हुए, काफ़ी सारे वाद विवाद हुए, क्योंकि जो कुरीतियाँ थी वो धर्म से जुड़ी हुई ज़्यादा थी उस वक्त। ओके, तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में उत्तरी यूरोप की बात करें तो वहाँ के विश्वविद्यालयों में अनेक विद्वान थे, वो मानवतावादी विचारों की ओर आकर्षित हुए, जिसमें ईसाई चर्च के अनेक सदस्य थे वो भी शामिल हो गए। ओके, वो भी सम्मिलित थे, वो भी शामिल हुए। तो अब मानवतावादी यानी कि मानव के लिए जो सही है वो सही है, सिर्फ धर्म का दबदबा था वो नहीं रहा था। मानवतावादी मानते थे कि मनुष्य को ईश्वर ने निर्मित किया, ईश्वर ने बनाया, कोई डाउट नहीं इस चीज़ में, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की स्वतंत्रता दी है। ये नहीं कि वो कंट्रोल करके रखेंगे, उसे आज़ादी दी है कि आप अपने जीवन को जिए, अच्छे तरीके से जिए। और मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। इस विचार के ऊपर भी जोर दिया गया, ये जो जीवन है इसी में आप अपनी खुशियों को सर्च कीजिए, लाइफ को जीना है आपको, लाइफ को काटना नहीं है, इस सोच के ऊपर। क्योंकि धार्मिक जो पहले वक्तव्य आते थे या धार्मिक जो विचारधारा थी वो ये कहती थी कि नहीं, आप आगे के जीवन के बारे में सोचिए। ओके, तो वो बदलाव आना शुरू हो गया था कि ठीक है, धर्म है वो मार्ग प्रदर्शित करते हैं, लेकिन मनुष्य का एक बार जन्म होने के बाद ईश्वर ने उसे बुद्धि दी है, वो उसके अनुसार जीवन को उसे यापन करना चाहिए, खुशी खुशी परिवार के साथ रहना चाहिए। ईसाई मानवतावादी जैसे इंग्लैंड के टॉमस मोर और हॉलैंड के इरेसम्स, उनका मत क्या था कि उन्होंने इस दौर में चर्च की खूब आलोचना की, चर्च को क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि चर्च में बहुत सारी बुराइयां थी इस दौर में। तो उन्होंने चर्च को एक लालची, लूट खसोट करने वाली संस्था की संज्ञा दी थी कि ये चर्च है, लालची है, लूट खसोट करती है। और इसकी जो काफ़ी सारी परंपराएं हैं वो परंपराएं वास्तव में धार्मिक ग्रंथों में उनका वर्णन ही नहीं है, बल्कि वो कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास हैं। पादरियों को लोगों से धन ऐंठने का सबसे अच्छा जो सरल तरीका उन्हें लगता था वो था पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज होता था, जिसे खरीदने से समस्त पाप खत्म हो सकते हैं। यानी कि इस प्रकार का एक अंधविश्वास था कि आप चर्च के पास जाइए, एक डॉक्यूमेंट खरीदिए, उसमें अपने पाप लिखिए और उसके बाद चर्च है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, आपको पेमेंट देनी है, आपके पाप माफ। ओके, तो लोगों को लगता था कि ये कौन सा लॉजिक हुआ, मतलब ऐसा थोड़ी है कि गॉड पैसे लेकर के पाप को माफ कर देगा।
ऐसा तो नहीं है ना कि उसे पैसे चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और क्या पैसे देने से सारे पाप माफ़ हो जाएंगे? तो उन्होंने धीरे धीरे जब मानवतावादी दृष्टिकोण आया, एजुकेशन का फैलाव हुआ, तब उन्होंने समझना शुरू कर दिया कि भाई ये परंपराएं नहीं है, ये अंधविश्वास है। और ऐसा कहीं पर भी रिलीजियस बुक्स में मेंशन भी नहीं किया गया। ईसाइयों के बाइबल के स्थानीय भाषा में अनुवाद छपने शुरू हो गए जब जो छापे खाने बढ़े, ओके, प्रिंटिंग प्रेस है, उसका प्रचार प्रसार हुआ, तो लोगों ने ये समझा कि उनका धर्म इस प्रकार की प्रथाओं के प्रचलन की आज्ञा ही नहीं देता। यानी कि इस टाइप के जो रीति रिवाज है, कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएं हैं, वो कहीं पे धर्म में होती ही नहीं है। तो वो लोगों ने एक तरीके से झंडा बुलंद करना शुरू कर दिया चर्च के खिलाफ कि नहीं, ये चीज़ें अब नहीं चलेगी। यूरोप के प्रत्येक भाग में कृषकों ने चर्च द्वारा लगाए गए अब जो अनेक कर थे उनको देने से मना कर दिया कि इस प्रकार के करों के बारे में भी जो धार्मिक ग्रंथ है वहाँ पे कुछ नहीं कहा गया। तो धीरे धीरे करके चर्च का जो दबदबा था वो कम होना शुरू हो गया था। लोगों की चर्च में जो आस्था थी, यानी कि उनके जो परंपराएं थी उनमें जो आस्था थी वो कम होनी शुरू हो गई थी। जैसे 1517 के एक वाक्य की बात करें तो एक जर्मन भिक्षु थे मार्टिन लूथर किंग, ओके, मार्टिन लूथर किंग सीनियर कह लीजिए इन्हें। तो इन्होंने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध एक अभियान चलाया था, ओके, और चर्च को खुली बहस की चुनौती इन्होंने दे डाली थी। उनका तर्क था कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क स्थापित करने के लिए पादरी की जरूरत नहीं है, उन्होंने ये कहा था। इसी आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद का नाम दिया गया था क्योंकि इसके साथ चर्च की जितनी भी कुरीतियां थी उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया था। और इसके कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पोप और कैथोलिक चर्च से अपने संबंध स्थापित कर लिए थे, संबंध खत्म कर लिए थे, समाप्त कर लिए थे। और जो ईसाई धर्म था वो दो समूह में बंट गया था, ओके, यानी कि यहाँ पे प्रोटेस्टेंट वो अलग हो गए थे और जो कैथोलिक थे वो अलग हो गए थे। अब लूथर ने, जो मार्टिन लूथर थे, उन्होंने आमूल परिवर्तनवाद है उसका विरोध करते हुए आह्वान किया था कि जर्मन शासक समकालीन किसान विद्रोह का दमन करे। यानी कि उस वक्त उन्होंने, लूथर ने भी लोगों को कहा था कि इस वक्त मौका है कि हमें जो बदलाव है उनके साथ चलना है, हमें उन परंपराओं के साथ नहीं रहना है जो परंपराएं धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, जो परंपराएं आपको गलत रास्तों पर लेकर के जाती है। धीरे धीरे इंग्लैंड के शासक थे, उन्होंने पोप से संबंध समाप्त कर लिए। इसके बाद इंग्लैंड के राजा और रानी थे वो चर्च के प्रमुख बन गए थे। स्पेन और इटली के पादरी थे, उन्होंने भी सादा जीवन और निर्धनों की सेवा के ऊपर बल देना शुरू कर दिया था। यानी कि इस दौर में चर्च के दबदबे में बदलाव आया, लोगों के और चर्च के बीच संबंध थे उसमें बदलाव आया, जो शासक वर्ग था और चर्च के बीच में संबंध थे उसमें बदलाव आया, जो धार्मिक कर चर्च के द्वारा लिए जाते थे उसमें बदलाव आया, लोग ज़्यादा तार्किक हो गए थे, कई प्रकार की धार्मिक कुरीतियाँ थी वो समाप्त हो गई थी। यानी पुनर्जागरण के दौर में सभी क्षेत्रों में बदलाव आए थे, लेकिन धर्म के क्षेत्र में जो बदलाव थे वो थोड़े ज़्यादा थे। तो यहाँ पे हमने एक एक करके समझ रहे हैं कि किस तरीके से इस पीरियड में, यानी कि 14वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय समाज में बदलाव आ रहे थे। उसके बाद हम बात करेंगे कोपरनिकसीय क्रांति की। कोपरनिकसीय क्रांति क्या थी कि ये भी उस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ईसाइयों की धारणा क्या थी उस वक्त, जो चर्च या पादरियों के द्वारा लोगों तक पहुंच रही थी, कि मनुष्य पापी है, ओके, ये माना जाता था। और इसी धारणा पर वैज्ञानिकों ने पूर्णतया अलग दृष्टिकोण से आपत्ति की थी। ईसाइयों का ये विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण पृथ्वी है वो स्थिर है, यानी कि उसमें गति नहीं होती है। उनका मानना था कि जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो ब्रह्मांड के बिल्कुल बीच में है, ओके, स्थिर है, और इसके चारों तरफ बाकी ग्रह वो घूमते हैं, ऐसी मान्यता थी। अब मार्टिन लूथर के समकालिक जो कोपरनिकस थे, उन्होंने खोज करके ये बताया कि भाई ये पृथ्वी है वो सूर्य यानी कि अन्य ग्रहों के साथ सूर्य के चारों तरफ घूमती है, स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, ओके। यानी कि धार्मिक जो ग्रंथों की बात कही जा रही थी उस विचारधारा को बिल्कुल जुटला दिया था विज्ञान के बल के ऊपर। खगोल शास्त्री जोहानेस केपलर और गैलीलियो है, उन्होंने अपने लेखों में जो स्वर्ग हेवन की बात की जाती है और पृथ्वी की बात की जाती है कि हेवन भी है ऊपर, तो उन विचारों को भी उन्होंने जुटला दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है वास्तव में, ओके। इससे क्या हुआ, इससे वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसका प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया था। यानी कि केपलर ने कोपरनिकस के जो सूर्य केंद्रित सिद्धांत है उसको लोकप्रिय बनाया। उन्होंने ये सिद्ध किया कि समस्त ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, ये सही है। गैलीलियो और बाकी जो विद्वान थे उन्होंने विश्वास से हट करके अवलोकन और प्रयोगों पर आधारित ज्ञान के ऊपर जोर दिया कि हमें आसपास देखना चाहिए, जो चीज़ प्रूव की जा सकती है वही चीज़ सत्य है, ये हमें मानना चाहिए। तो ऐसे ही पूरे यूरोप में किसका दबदबा बढ़ा, साइंस का दबदबा बढ़ा।
ज्ञान का दबदबा बढ़ा, लॉजिक का, तर्क का दबदबा बढ़ा। तो ये भी एक बड़ा बदलाव आया था इस पीरियड में। तो ये था हमारा चैप्टर। इस पीरियड में, इस चैप्टर में हमने पूरा ये समझा कि किस प्रकार से बदलाव आए थे पूरे यूरोप में, इटली में, और जिसको हम कहते हैं पुनर्जागरण का काल। और इस पूरे जो बदलाव थे उनको हम पुनर्जागरण आंदोलन का नाम भी देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये चैप्टर अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जो आपके कमेंट्स हैं वो कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, तो छोटे छोटे कमेंट्स करते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।